नमस्कार साथियों, टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 20 फरवरी 2017 को प्रथम पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका पेपर हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हल करेंगे। तो अपना आज का प्रश्न है, लेड एसिड सेल की वाट आवर दक्षता कितने प्रतिशत होती है, यानी वाट घंटा एफिशिएंसी कितनी होती है एक लेड एसिड सेल की। तो एक लेड एसिड सेल की जो एच होती है, एम्पेयर हावर दक्षता होती है, वो होती है लगभग 90% से 95%। यानी एम्पेयर हावर दक्षता होती है वो 90 से 95% होती है, जबकि वाट हावर क्षमता होती है, यानी जो दक्षता होती है इसकी इफिशियंसी होती है, वो होती है लगभग 80% से 85%। यानी एम्पेयर आवर दक्षता 90 से 95, वाट आवर दक्षता 80 से 85%। कई बार बैटरी का ऊर्जा घनत्व भी पूछ लेते हैं कि एक लेड एसिड सेल है या बैटरी, इसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो ऊर्जा घनत्व होता है 60 से 110 वाट आवर प्रति लीटर। कई बार विशेष पावर के बारे में पूछ लेते हैं कई बार, तो ये होता है 180 वाट प्रति किलोग्राम। तो वाट आवर दक्षता कितनी होती है, 80 से 85%। अब ऑप्शन देखो, 90 से 95, 90 से 95 तो होती है एम्पेयर आवर दक्षता, 20 से 45 नहीं, 40 से 60 नहीं, 70 से 80। अब 80 से 85 लगभग नहीं है, तो 70 से 80 ये राइट होगा, फिर लगभग 70 से 80 होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, कि 70 से 80% है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिष्ट धारा मशीन पर क्षेत्र कुंडली कहाँ लगी होती है, यानी जो डीसी मशीन है इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है। फील्ड वाइंडिंग उसकी बाह्य स्टेटर पर स्थापित की जाती है। ऑप्शन देखो, रोटर व स्टेटर दोनों पर नहीं, आर्मेचर पर नहीं, रोटर पर नहीं, स्टेटर पर सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, कि स्टेटर पर स्थापित की जाती है डीसी मशीन पर कि जो क्षेत्र कॉइल है या फील्ड वाइंडिंग है वो। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रवाह है द्वारा किस प्रभाव का पैदा किया जा सकता है, यानी विद्युत प्रवाह से विद्युत धारा यदि किसी चालक में से प्रवाहित की जाती है तो कौन कौन से प्रभाव पैदा होते हैं। तो ऑप्शन देखो, केवल तापीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव तीनों। तो ये तीनों होते हैं, यानी विद्युत धारा के तीन मुख्य प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों ही उत्पन्न होते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा कि तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, आईई नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है, यानी भारतीय विद्युत नियम संख्या 32, यानी भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 का जो नियम संख्या 32 है ये क्या दर्शाता है। तो देखो, ये अर्थ से संबंधित है कि अर्थ और न्यूट्रल चालक की पहचान करना और उसमें स्विच या कटआउट की स्थिति की जांच करना। तो यानी ये नियम क्या कहता है, नियम संख्या 32 क्या कहता है कि कोई भी उपभोक्ता परिसर होता है उसमें उप आपूर्तिकर्ता द्वारा अर्थ या न्यूट्रल चालक है उसकी पहचान करने के लिए जो अलग से पहचान की जा सके इस प्रकार का स्थापित करेगा या संकेत करेगा उस पर। इसके अलावा अर्थ या न्यूट्रल चालक है, इसमें एक लिंक के अलावा अन्य कोई स्विच या जो कटआउट है वो नहीं लगाएगा। तो ये नियम संख्या 32 दर्शाता है। कई बार 31 के बारे में पूछ लेते हैं, और 31 होता है उपभोक्ता परिसर में कटआउट के बारे में। एक होता है 33, वो होता है उपभोक्ता परिसर पर भू संपर्कन टर्मिनल से संबंधित। एक होता है 49, वो होता है उपभोक्ता परिपथ में क्षरण यानी लीकेज धारा होता है, इससे संबंधित है कि लीकेज धारा पूर्ण भार धारा का 1/5 भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे संबंधित है ये नियम। तो ये 32 के बारे में पूछा है। तो अब ऑप्शन देखो, निर्माण, स्थापना, ऑपरेशन नहीं, भू संपर्कित किए गए या भू संपर्कित उदासीन चालक को दर्शाता है, ग्राहक परिसर पर कटआउट या डी अनुमतित नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, कि भू संपर्कित किए गए या भू संपर्कित उदासीन चालक का दर्शाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी इसकी पहचान की जानी चाहिए कि अर्थ चालक ये है और न्यूट्रल चालक ये है। तो 32 में यानी इनकी पहचान के बारे में दर्शाता है। इसके अलावा न्यूट्रल
और जो भूचालक है इसमें कोई कटआउट या स्विच नहीं होना चाहिए, ये दर्शाता है नियम संख्या 32। तो इस ऑप्शनों में देखिए तो बी सही होगा, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत विभव की सही इकाई क्या है, यानी विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। अब ऑप्शन देखो, कूलम्ब प्रति सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड तो धारा की इकाई होती है, कूलम्ब कूलम्ब आवेश की इकाई होती है, वोल्ट ये सही है, विद्युत वाहक बल की इकाई है, एम्पियर ये भी धारा की इकाई है, तो राइट आंसर क्या होगा सी कि वोल्ट की इकाई, सॉरी विद्युत विभव की इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर निम्न में से किसकी बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो किसकी बनाई जाती है, वो सिलिकॉन स्टील की पटलित पत्तियों की बनाई जाती है। अब ऑप्शन देखो, सिलिकॉन चादरी इस्पात यानी सिलिकॉन की जो चादर होती है, पट्टी जो पतली पट्टी होती है इसकी सही है, सिलिकॉन स्टील की सही है। स्टेनलेस इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील की इसकी नहीं बनाई जाती, इसके तो बर्तन बनाए जाते हैं। निम्न कार्बन इस्पात, क्रोमो इस्पात, तो राइट आंसर क्या हो गया ए कि सिलिकॉन चादरी इस्पात यानी सिलिकॉन स्टील की पत्तियां की। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी एम्पलीफायर में अच्छी वोल्टता हो तो निम्न इनपुट प्रतिरोध के साथ धारा व शक्ति प्राप्ति की किस व्याख्यांश को संदर्भित किया जा सकता है, यानी कौन सा एम्पलीफायर होगा जिसमें अच्छी वोल्टता हो, निम्न इनपुट प्रतिरोध के साथ उच्च धारा और शक्ति प्राप्त कर सके, यानी इनपुट प्रतिरोध तो निम्न होना चाहिए और आउटपुट की धारा और शक्ति उच्च होनी चाहिए, वह कौन सा एम्पलीफायर होगा, वह कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होगा, क्योंकि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध 1 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है, आउटपुट का प्रतिरोध 10 किलो ओम से 100 किलो ओम होता है, करंट गेन का मान 20 से 5 होता है, वोल्टेज गेन का मान 5 से 50 होता है और पावर गेन का मान 100 से 1000 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉमन एमीटर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को किसके रूप में उपयोग किया जाता है, यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है, ट्रांजिस्टर का उपयोग हम एम्पलीफिकेशन में करते हैं, इसके अलावा और देखो क्या है, प्रतिरोधक के रूप में करते हैं नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑन व ऑफ स्विच की बात कर सकते हैं, सही है कर सकते हैं। अगला डिस्ट का रेक्टिफायर के लिए नहीं, 2 लीटर के अंदर एम्पलीफायर परिपथ होना चाहिए, टैंक परिपथ होना चाहिए और फीडबैक परिपथ होना चाहिए, तो 2 लीटर में यानी केवल नहीं कर सकते क्योंकि एम्पलीफायर होता है तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं एम्पलीफायर में, जबकि 2 लीटर में एम्पलीफायर भी होता है, टैंक परिपथ भी होता है और फीडबैक परिपथ भी होता है, तो इसमें नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर बी की एक इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ स्विच के रूप में उपयोग किया जा सकता है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध प्रेरक में वोल्टता और करंट के बीच फेज कोण क्या होता है, यानी एक शुद्ध प्रेरक परिपथ है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, इसके अंदर V और I के बीच का कला अंतर क्या होगा, कला अंतर 90 डिग्री होगा, यानी एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के अंदर V है I से 90 डिग्री आगे रहेगी, यानी V से I हम 90 डिग्री पीछे कह सकते हैं, यानी इस प्रकार से, यानी जो ये V है इंडक्टिव वोल्टेज है, इससे IL है वो 90 डिग्री पश्चगामी हो जाएगी, 90 डिग्री यानी V से I 90 डिग्री पीछे रहेगी। यदि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ के बारे में पूछ ले तो V से I 90 डिग्री आगे रहती है, यानी शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में तो 90 डिग्री आगे और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में V से I है वो 90 डिग्री पीछे पश्चगामी। अब ऑप्शन देखो, एक तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में V और I दोनों इन फेज होते हैं, कला अंतर 0 डिग्री होता है, यानी शक्ति गुणा की इकाई होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री अगर 90 डिग्री पश्चिम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 90 डिग्री पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है, दिक् परिवर्तक का ब्रश निम्न में से किस पदार्थ का बनाया जाता है, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट पर जो हम ब्रश लगाते हैं वह ब्रश किस पदार्थ का बनता है, वह कार्बन का बना होता है। ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम, अभ्रक, तांबा, कार्बन, तो राइट आंसर हो गया कार्बन, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। कई बार पूछ लेते हैं दिक् परिवर्तक खंडों के बीच कौन सा अचालक भरा जाता है, वो अभ्रक होता है, तो इसमें ब्रश के बारे में पूछा तो क्या होगा कार्बन, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, फेल्ड लाइट को किस काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, जो
फील्ड लाइट होती है, यानी वो अलग अलग रंग की प्रकाश दर्शाने वाली जो लाइट होती है, इसका प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता? ऑप्शन देखो, पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बार बार प्रकाश अलग अलग प्रकार का चेंज हो जाता है, रंगीन होता है, इस प्रकार से इसका नहीं करते हैं। खूबसूरती के लिए इसमें कर सकते हैं, औद्योगिक उपयोग में कर सकते हैं, विज्ञापन के लिए हम कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा कि पढ़ने के लिए इस लाइट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिष्ट धारा मशीन का योग इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से बना होता है, यानी जो दिष्ट धारा मशीन का योग है, जो बॉडी है, वो किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन देखो, सख्त लोहा, ढलवां लोहा, नरम लोहा या गैर लोहा। तो ये ढलवां लोहा यानी कास्ट आयरन की बनी होती है, तो राइट आंसर हो गया ढलवां लोहा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि ढलवां लोहा यानी कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर तार को काटने के लिए किस तरह के पकड़ यानी प्लायर का प्रयोग किया जाता है? यानी जो कठोर तार होता है उसको काटने के लिए जो हम प्लायर काम में लेते हैं उसे हम साइड कटिंग प्लायर या व्यास कटिंग प्लायर कहते हैं, यानी साइड कटिंग प्लायर का हो चाहे व्यास कटिंग प्लायर का हो। ऑप्शन देखो, लॉन्ग नोज प्लायर नहीं, व्यास कटर प्लायर सही है, लॉकिंग प्लायर नहीं, वायर स्टिपर ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यास कटर प्लायर यानी साइड कटिंग प्लायर हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की तुलना में एपीटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इनपुट प्रतिरोध क्या होता है? बीजेटी की अपेक्षा एपीटी का इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है। ऑप्शन देखो, समान होता है या मध्यम होता है या उच्च होता है या निम्न, तो उच्च होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना से जुड़े सही विकल्प चुनिए, यानी सोना किस प्रकार का? ऑप्शन देखो, विद्युत रोधक पदार्थ है क्या? नहीं। अर्धचालक है क्या? नहीं। प्रतिरोधक है क्या? नहीं। सुचालक है यानी चालक है क्या? सही है, तो सोना है वो एक चालक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी एक चालक है, इसका प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चाल धातु की किस्म कह सकते हैं हम, धातु की किस्म जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, धातु की किस्म पर निर्भर करता है, और तापमान पर निर्भर करता है। यानी एक चालक है, इसका जो प्रतिरोध है, भौतिक अवस्था यानी लंबाई, कटाक्ष क्षेत्रफल, धातु की किस्म, इन पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। अब ऑप्शन देखो, सामग्री की प्रकृति यानी धातु या सामग्री की प्रकृति या किस्म इस पर निर्भर करता है। बी में क्या? तापमान, तापमान पर भी निर्भर रहता है। विद्युत वाहक बल इस पर निर्भर नहीं रहता है। लंबाई, लंबाई पर भी निर्भर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से होगा कि विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं रहता है, बाकी और जो ऑप्शन इन पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन देखो, जनरेटर, मोटर, बैटरी, डिस्टर यानी रेक्टिफायर। तो बैटरी में किया जाता है, क्योंकि निकल आयरन शेल होता है, तो ये इसमें किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो गया? बैटरी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा कि बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत से जलने पर सर्वप्रथम क्या उपचार किया जाना चाहिए? यानी कोई व्यक्ति है, उसको मान लो कि विद्युतीय आघात लग गया है और जल गया है कुछ हिस्सा, तो सर्वप्रथम क्या उपचार करोगे? ऑप्शन देखो, खतरे की जांच करना और सुनिश्चित करना कि विद्युत स्रोत से संपर्क टूट गया है। बी में क्या है? जले हुए स्थान को ठंडा पानी से धोना। सी में क्या है? यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित सांस ले रहा है। डी में क्या? प्रतिक्रिया के स्तर की जांच करना। तो इन ऑप्शनों में देखें तो ए ऑप्शन सही होगा कि पहले जांच करेंगे कि विद्युत सप्लाई से संबंध तो टूट गया है या नहीं, उसके बाद में इसका उपचार प्रारंभ करेंगे। तो खतरे की जांच करना और सुनिश्चित करना कि विद्युत स्रोत से संपर्क टूट गया है, ए ऑप्शन है उसका सही होगा, तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाट मापी द्वारा मापी जाने वाली शक्ति क्या होगी? यानी कोई ऐसी परिपथ है
इसमें हम वाट मीटर द्वारा शक्ति मापन कर रहे हैं। वाट मीटर जो पाठ्यांक दर्शा रहा है वो कौन सा पाठ्यांक होगा, वास्तविक शक्ति होगी या प्रतिघाती शक्ति होगी या आभासी शक्ति होगी, तो वह वास्तविक शक्ति दर्शाएगा। तो वाट मीटर जो पाठ्यांक दर्शाता है वो वास्तविक शक्ति दर्शाता है, यानी V इंटू आई इंटू शक्ति गुणांक, इन तीनों का गुणांक दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक यानी एक्टिव शक्ति या वास्तविक शक्ति। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में देखो सक्रिय शक्ति। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। दो प्रतिरोधक है जिनका मान क्या दे रखा है, 20 ओम और 30 ओम, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लो इस प्रकार से, एक प्रतिरोधक है 20 ओम और एक प्रतिरोधक है 30 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध RT बराबर क्या होगा, ये मान लो कि R1 है, ये R2 है। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध RT बराबर, दो प्रतिरोध है तो दोनों को जोड़ दो, 3 है तो 3 को जोड़ दो, जो भी है R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 20 प्लस R2 का मान कितना है 30, कितना हो गया 50 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया 50 ओम। किस ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में देखो 50 ओम। तो राइट आंसर हो गया ए 50 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युतीय रूप से न्यूट्रल चालक का क्या अर्थ है, यानी विद्युतीय रूप से उदासीन चालक में क्या होता है। ऑप्शन देखो, कोई अल्पसंख्यक वाहक नहीं होते हैं। बी में क्या है, कोई बहुसंख्यक वाहक नहीं होते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक वाहकों की संख्या समान होती है, कोई मुक्त वाहक नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन से होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक वाहकों की संख्या समान होती है। न्यूट्रल बिंदु है या उदासीन बिंदु है, उसमें आने वाले और जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है या संख्या, इनके मान बराबर होता है, यानी परिणामी जो विभव होता है वो 0 हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि धनात्मक व ऋणात्मक वाहकों की संख्या समान होती है, तो परिणाम 0 हो जाता है, धन उतना ही ऋण हो जाता है, परिणामी 0 हो जाता है। तो इसे हम उदासीन चालक या न्यूट्रल चालक कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो बाहरी कक्षा होती है इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि हम तांबे का परमाणु एक संरचना देखते हैं, तो तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है 29। तो इसकी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 29 है, और बाह्य कक्षा ये तो हो गया नाभिक, और इसमें 29 प्रोटॉन है। अब बाह्य विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस प्रकार से, प्रथम द्वितीय या तृतीय। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी के अंदर 8, तीसरी कक्षा के अंदर कितने हो गए 18, और चौथी कक्षा होगी उसमें कितने हैं 1। तो पहली कक्षा में कितने हैं 2, दूसरी में 8, तीसरी के अंदर 18, चौथी के अंदर है 1, कितना हो गया 2 8 18, यानी 10 28 1 29। तो परमाणु क्रमांक इसका 29। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि नाभिक के प्रति जो आकर्षण का बल है वो बहुत कम होता है, लगभग मुक्त रहते हैं, तो इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, संपूर्ण बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो अंतिम कक्षा में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तब क्या होता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तब क्या होता है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं दिया इन्होंने, ये देना चाहिए कि किसी चालक का प्रतिरोध किस कारण बढ़ता है, निम्न में से किस कारण बढ़ता है। क्यों ऑप्शन जो दे रखे हैं इसके आधार पर ये इस प्रकार होना चाहिए। ऑप्शन देखो, इसकी लंबाई घटती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है। लंबाई घटती है तो प्रतिरोध घटता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं अनुप्रस्थ काट तो भी प्रतिरोध घटता है। तो ये तो घटने से संबंधित हो गया।
बी में क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, सही है। सी ऑप्शन देखो, इसकी प्रतिरोधकता घटती है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी लंबाई घटती है, यदि लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घटता है, बढ़ता नहीं है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बी ऑप्शन सही होगा कि यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीसी शंट मोटर को शून्य बार से पूर्ण बार स्थिति में बदला जाता है तो इसमें से किस इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शंट मोटर की, सही है। तो शंट मोटर की गति को भिन्न यानी शून्य बार से पूर्ण बार की स्थिति में बदलते हैं तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी शून्य जो शंट मोटर होती है इसकी गति शून्य बार से पूर्ण बार तक लगभग स्थिर रहती है। शंट मोटर की जो गति होती है वो बिना बार से पूर्ण बार तक, ये मान लो कि लोड करंट है और ये गति है, तो बिना बार से पूर्ण बार तक लगभग स्थिर गति रहती है, कुछ परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन का से क्या है कि इसके अंदर भार बढ़ने से आर्मेचर धारा बढ़ जाएगी, फलस्वरूप आर्मेचर द्वारा खपत वोल्टेज कुछ बढ़ जाएगा और ईबी कुछ कम हो जाएगी, इस कारण इसकी गति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो डीसी शंट मोटर की गति शून्य बार से पूर्ण बार तक लगभग स्थिर रहती है। अब ऑप्शन देखो, थोड़ी बेहतर यानी बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है, कुछ घटती है, अपरिवर्तित रहती है, तेजी से घट जाती है, थोड़ी घट जाती है, सही है। डी ऑप्शन इसका सही होगा कि थोड़ी बहुत घट जाती है, तो लगभग स्थिर रहती है या थोड़ी बहुत घट जाती है, तो डी ऑप्शन सही होगा कि थोड़ी घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमन एमीटर प्रवर्धक की करंट प्राप्ति अनुपात में होती है, यानी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, इसमें करंट गेन का मान क्या होगा, तो करंट गेन क्या होता है, इसमें करंट गेन बीटा होता है, यानी कॉमन एमीटर में तो करंट गेन बीटा और कॉमन बेस है तो करंट गेन एल्फा। तो करंट एमीटर के बारे में पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा। तो बीटा वो क्या होता है कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, करंट गेन बीटा बराबर होता है कलेक्टर करंट में परिवर्तन संगत बेस करंट में परिवर्तन, यानी डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी, ये हो गया करंट गेन बीटा। करंट गेन बीटा बराबर डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी, यानी कलेक्टर करंट परिवर्तन बटा बेस करंट परिवर्तन। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में देखो आईसी बटा आईबी का अनुपात सही है। और यदि कॉमन बेस के बारे में देता तो एल्फा होता। तो ये थे कुछ इस पेपर से संबंधित प्रश्न। ठीक है साथियों।